नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शरीफ पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन जो हमें आलोचना से करना था, नंबर 14 हुआ है, उसका कुछ इस प्रकार है। गद्य के विकास के साथ ही एक और नया साहित्य माध्यम विकसित होता है, आलोचना। काव्य शास्त्र के रूप में इसकी एक परंपरा पहले से आती दिखती है, पर रचना को शास्त्र से जोड़ने की वाली प्रक्रिया के रूप में आलोचना का विकास आधुनिक काल में ही होता है। यह आलोचना काव्य का शास्त्र नहीं, काव्य का जीवन है, जो बार बार रचा जाता है। याद रखिएगा कि यह आलोचना क्या है, काव्य का शास्त्र नहीं, काव्य का जीवन है, जो बार बार रचा जाता है। नाटक के विकास के प्रसंग में यह देखा गया था कि अपने युग की केंद्रीय रचनावृत्ति से जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदु के निबंध, देखिए भारतेंदु का निबंध जो नाटक है, जो 83 की रचना है, के माध्यम से होता है, जहाँ नाटक का शास्त्रीय विवेचन और संक्षिप्त इतिहास प्रायः 60 पृष्ठों में दिया गया है। यहाँ केवल इतिवृत्त ही नहीं, नई और साहसिक आलोचना दृष्टि भी है। संस्कृत नाट्य शास्त्र का विवेचन करते हुए भारतेंदु लिखते हैं, संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इसका अनुसंधान करना व किसी नाटकांग में इसको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटक आदि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। ऐसी संतुलित और नवोन्मेष शालिनी दृष्टि के विकास को आरंभिक युग के समालोचना नाम ठीक ही दिया गया है। यहाँ देखिए कहा है कि ऐसी संतुलित और नवोन्मेष शालिनी दृष्टि के विकास को आरंभिक युग में समालोचना नाम दिया गया, ठीक ही है। यद्यपि आगे चलकर आलोचना पद अधिक प्रचलित हो गया। यह संयोग से कुछ अधिक है कि हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत भी नाटक से हुई थी। यह देखिएगा, व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत भी नाटक से हुई थी। भारतेंदु के नाटक शीर्षक निबंध के प्रकाशन के 3 वर्ष बाद यानी 1886 में लाला श्रीनिवास दास की नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में प्रकाशित की और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने आनंद कादम्बिनी में। इस रूप में हिंदी समालोचना ने अपने युग की केंद्रीय रचनावृत्ति को ठीक ठीक पहचान लिया था। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में ध्यान दिया था कि आधुनिक काल में गद्य का शुरुआत नाटकों से हुई है। इसी क्रम के में आगे कहा जा सकता है कि आधुनिक समालोचना का आरंभ भी नाटक को लेकर हुआ है। आलोचना संबंधी गतिविधि क्रमशः पत्र पत्रिकाओं में तेज होती है। 1900 के आसपास सरस्वती जो इलाहाबाद में था से प्रकाशित होता था और सुदर्शन जो बनारस से प्रकाशित होता था, बनारस और समालोचक जो जयपुर से प्रकाशित होता था, का प्रकाशन आरंभ होता है, जहां नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से चलती है। नाटक के बाद ध्यान अब केंद्रित होता है नए विकसित माध्यम उपन्यास पर। इस संबंध में जो प्रश्न उठाए गए हैं उन पर विविध पत्र पत्रिकाओं के बीच व्यापक बहस गति पकड़ती है। मुख्य विषय है उपन्यास में वर्णित यथार्थवाद के स्वरूप को लेकर। नया माध्यम वह भी पश्चिम से आया हुआ होने के कारण तत्कालीन आलोचना ठीक ही अपना ध्यान उपन्यास पर केंद्रित करती है। समाज में उसके प्रभाव के व्यापक प्रश्न को सामने रखकर नाटक और उपन्यास के उदय का विवेचन करते समय आलोचना के स्थायित्व निर्वाह का औचित्यबोध रेखांकित किया जा चुका है। संस्कृत काव्यशास्त्र और हिंदी के रीति काव्य में उसका अनुकरण पर किया गया विवेचन प्रधानतः सिद्धांत कथन था। रचनात्मक साहित्य का संदर्भ वहां अनुपस्थित था। हिंदी का आलोचनात्मक लेखन पृष्ठभूमि के रूप में इस वागम्य को स्वीकार करके भी स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि उसकी टकराहट शास्त्र से उतनी नहीं जितनी साहित्य से थी। यह ठीक है कि भारतेंदु की इस चेतावनी के बावजूद कि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटक आदि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है। संस्कृत नाट्यशास्त्र और काव्यशास्त्र की मर्यादा शास्त्र चिंतन में पूर्ववत बनी हुई थी, पर रचनाकार बहुत बार उनके नियमों की अवहेलना करके अपना नया मार्ग निकाल रहे थे। हिंदी आलोचक अपने निकटता इन रचनाकारों से अधिक मानता था, बजाय संस्कृत के शास्त्रकारों से। हिंदी आलोचना क्या करता था, अपने निकटता क्या करता था, रचनाकारों से अधिक मानता था, संस्कृत के शास्त्रकारों से, मतलब बजाय संस्कृत के शास्त्रकारों थे। यानी संस्कृत साहित्यकारी से उतनी निकटता नहीं समझ में आती थी हिंदी आलोचक को जितना रचनाकारों से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु और पदम सिंह शर्मा जैसे आलोचक संस्कृत प्रतिमानों की अवज्ञा न करते हुए भी अपनी सहानुभूति हिंदी लेखक के प्रति रखते थे और इसी कारण संस्कृत के
अमूर्तन प्रिय काव्यशास्त्र से अलग हिंदी की अपनी व्यवहारिक आलोचना विकसित हो सकी है। इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण की सही सराहना करते हुए निर्मला जैन ने अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना और 20वीं शताब्दी की भूमिका में लिखती हैं। हिंदी आलोचना के विकास की सही समझ के लिए साहित्य संबंधी हर संभव अध्ययन के बीच ठेठ आलोचना का स्पष्ट बोध आवश्यक है। अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत, निरूपण, इतिहास आदि आलोचना के लिए उपयोगी होते हुए भी आलोचना नहीं है। आलोचना के इस वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन हिंदी साहित्यानुशीलन के विकासक्रम के अंतर्गत काफ़ी पहले हो गया था। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार भी हैं, इस विषय में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भारतेंदु के नाटक शीर्षक शास्त्रीय निबंध पहले प्रकाशित हो चुका था, फिर भी शुक्ल जी ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी को ही दिया था। समालोच्य पुस्तक के विषयों को अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई है। इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा है कि समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया है। इस दृष्टि से आलोचना या कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में समालोचना के विकास की दो शर्तें हैं। एक तो यह कि उनका मुख्य संदर्भ रचनात्मक साहित्य हो, न कि शास्त्र, और दूसरा यह कि मुख्य संदर्भ मुख्यतः समकालीन साहित्य से जुड़ा हो, फिर भले वह विश्लेषण के अंतर्गत नया पुराना समूचा साहित्य आता हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से समकालीन साहित्य को देखने परखने का सहज सुयोग प्राप्त हुआ। वे बराबर 9 प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा करते रहे हैं, जिसके लिए तब समालोचना शब्द प्रचलित था। अपने संपादन काल के बाद भी उनका यह क्रम चलता रहा। 1930 में समालोचना सामुच्य शीर्षक से उन्होंने अपनी 20 ऐसी समालोचनाओं का संकलन प्रकाशित किया। इसके आरंभिक निवेदन में आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, इस संग्रह में निवेदनकर्ता की जो समालोचना जिस समय निकली थी उसका उल्लेख उसी के नीचे कर दिया गया है। आलोचनाएं अधिकतर हिंदी ही की पुस्तकों की है, पर कुछ संस्कृत पुस्तकों और उनके अंश विशेषों की भी है। 2-1 आलोचनाएं अन्य भाषाओं की पुस्तकों की भी है। आगे चलकर लेखक के यह भी प्रकारांतर से स्पष्ट कर दिया गया है कि समालोचना की इस परिपाटी का आरंभ स्वयं उसी के द्वारा हुआ है। उसके लिए यही क्या कम संतोष की बात है कि उसके सदृश अल्पज्ञ द्वारा प्रदर्शित मार्ग पहले की अपेक्षा अब अधिक प्रशस्त हो गया है और होता जा रहा है। समुच्चय में संकलित समीक्षाएं अधिकतर प्राचीन काव्य और ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों के संदर्भ में है। समकालीन रचनात्मक साहित्य पर प्रायः कुछ भी नहीं लिखा गया है। देखिए, समकालीन साहित्य पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। हिंदी साहित्य के से सीधे संबंध ग्रंथों में मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न, यह इस संग्रह की सबसे बड़ी समीक्षा है, प्रायः 50 पृष्ठों में लिखी हुई, और सरस्वती के जनवरी-फरवरी जो 1912 अंक में प्रकाशित है। यहाँ दोष दर्शन प्रमुख है तथा भाषा दोष, वाक्य और वाक्यांश दोष, शब्द दोष, फुटकर दोष। अंत में समीक्षक ने इस दोष दर्शन का औचित्य भी स्पष्ट किया है। गुणों की अपेक्षा दोषों को विशेष विस्तार से दिखाने का कारण यह है कि अपनी रचना की त्रुटियां किसी को जान ही नहीं पड़ती। यह इस पुस्तक के लेखकों की ही राय है। इस आरंभिक समालोचना का रूप कैसा था, इसे स्पष्ट करने के लिए हिंदी नवरत्न की समीक्षा से कुछ अंश और उद्धृत करना उपयोगी होगा। इससे एक और आचार्य द्विवेदी की समीक्षा शैली का कुछ पता चलेगा और कुछ यह भी अनुमान हो सकेगा कि उस युग के बड़े लेखकों को आपस में छेड़छाड़ कैसी चलती थी। संदर्भ भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जिन्हें ग्रंथ लेखकों ने एक रत्न माना है। समीक्षक उनके विवेचन पर टिप्पणी करते हुए कहता है, हरिश्चंद्र के विषय में आप लोग लिखते हैं, हम भाषा के 9 प्रसिद्ध और सर्वोत्तम कवियों में इनको भी समझते हैं। समझिए, पर समझना एक बात है और समझाना दूसरी बात है। यदि आपकी इच्छा हो कि आपकी बात और कोई भी मान ले, तो हिंदी के इतिहास में आप इस बात को युक्ति और तर्क द्वारा सिद्ध कीजिए कि कैसी और कितनी उत्तमता के कारण आपने मतीराम को भी रत्न समझा और हरिश्चंद्र को भी। सरस्वती संपादक भी की व्यंजना है कि आधुनिक काल के विविध विधाओं का नए ढंग से प्रयोग करने वाले
भारतेंदु और पुराने पंथ के पथिक मतीराम के बीच कोई सार्थक तुलना नहीं हो सकती, खासतौर से जब वह मतीराम के पक्ष में भारी हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस जैसी इतिवृत्त प्रधान कविता के पुरस्कर्ता हैं। वैसे ही इतिवृत्त परक आलोचना के भी। रचना और आलोचना एक दूसरे के से किस तरह जुड़ी है, इसका बड़ा अच्छा विकासात्मक अध्ययन आचार्य द्विवेदी से लेकर आधुनिक समीक्षा तक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अलग अलग युगों के 3 संध्या चित्रों को लिया जाए। हरिऔध के प्रिय प्रवास संध्या के वर्णन से खुलता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तत्सब शब्दावली के बावजूद पुरानी वर्णन पूरी तरह इतिवृत्त परक है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ संध्या के ये ही रंग दूसरी तरह अंकित होते हैं। तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग उड़ गया, खोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीड़ मेरे किस वक। एक तारा में है ये बात, पंक्ति जो है एक तारा की है। हरिऔध ने तरु शिखा पर जो प्रभा सीधे सीधे देखी थी, वह अब पंत के लिए तरु शिखरों पर स्वर्ण विहग के लाक्षणिक प्रयोग में सकारांत हो गई। आगे नई कविता के युग में शमशेर बहादुर सिंह संध्या के सुनहलेपन में पीलेपन की छाया अधिक गहरी देखते हैं। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में एक पीली शाम से इनकी पंक्ति है। फिर उससे बड़ी बात यह है कि शमशेर के लिए संध्या का अनुभव संश्लिष्ट हो गया है। हरिऔध संध्या को सीधे एक घटना के रूप में उतरते देखते हैं। पंत के लिए अनुभव की परत दूरी होती है। जब डूबते सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटी पर एक सुनहरे पक्षी में बदल जाती है, शमशेर के यहाँ पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, आँख में अटका हुआ आंसू और अतल में डूबता हुआ सांध्य तारक मिलकर एक जटिल और संश्लिष्ट अनुभूति बनते हैं। एक विधान कई स्तरों पर अनुभूति को एक साथ प्रवाहित कर रहा है। आधुनिक हिंदी कविता में लंबे इतिवृत्त और वर्णनों को सूक्ष्म सांकेतिक बिंब कैसे धीमे धीमे पदच्युत करते हैं, इसका बड़ा सटीक अध्ययन इस संध्या चित्रों के बीच किया जा सकता है। कविता में इस विकास के समानांतर आलोचना में कविता की विकसनशील समझ परिलक्षित होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कवि और कविता, जिस पर टिप्पणी करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध क्या है, कवि और कविता, जिस पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। यह स्पष्ट ही बहुत मोटे तौर पर से अभिप्राय आचार्य द्विवेदी प्रसाद की इतिवृत्त प्रधान शैली से है, जिसे लेकर आचार्य शुक्ल के मन में गहरा असंतोष है। छायावाद के साथ चलने वाले रामचंद्र शुक्ल इसी से मिलते जुलते विषय पर निबंध लिखते हैं। कविता क्या है, जिसमें विवेचन सूक्ष्म रहे, इसके लिए सजग रहकर वे इस निबंध के कई किस्तों में परिष्कार करते हैं, जो उनकी कविता संबंधी गहरी समझ का बुनियादी लेखन होता है। आधुनिक आलोचक नए कवि का सम्मान धर्मी रहा है, और जब वह समकालीन कविता की दशा पर लिखने को उद्यत होता है, तो यह सारा पूर्व विकास क्रम उसके सामने है। वह भी आचार्य शुक्ल की तरह अपने विवेचन का परिष्कार रचना के बीच से करता है, न कि शास्त्र की गहराती छाया में। काव्य भाषा और आलोचना भाषा के विकास में ताल मिल रहे तो यह उचित ही है। यह निरा संयोग नहीं कि जब नई कविता के अर्थ की परत सघनतर होती है, तो समकालीन आलोचक प्रभाव, अभिव्यक्ति, व्याख्या और निर्णय के आगे रचना में अर्थ संवर्धन को आलोचना का मुख्य दायित्व मानता है। पूर्वापर क्रम में आचार्य द्विवेदी आलोचना के विकास को कहाँ और कैसे समृद्ध करते हैं, यह समझने के लिए हमें स्मरण रखना होगा कि भारतेंदु की आधुनिक कृति अधिकतर गद्य रूपों पत्रकारिता और उसके माध्यम से व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों को लेकर विकसित हुई थी। कविता के क्षेत्र में नए के प्रति कुछ कौतूहल रखते हुए भी वे सामान्यतः मध्यकालीन भक्ति और रीति के संस्कारों में बंधे रहते हैं। कविता और गद्य के बीच का यह द्वैत और उससे उत्पन्न समस्या को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठीक समझा है। भारतेंदु मूलतः कवि थे और उनका गद्य लेखन बहुत बार कविता से रंजित रहता था। आचार्य द्विवेदी गद्यकार थे और वे कविता को गद्य से दूर नहीं होने देना चाहते थे। उनका सिद्धांत था कि बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। ये कथन किसका है? द्विवेदी जी का।
इस प्रक्रिया में वे कविता को उत्तर रीतिकालीन काव्य रूढ़ियों और चमत्कार कौशल से अलग करके सामान्य व्यवहारिक जीवन के निकट लाना चाहते थे। अपने सहज ज्ञान में उन्होंने समझ लिया था कि काव्य भाषा को बदले बिना संवेदना में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, एक सिद्धांत जिस पर बाद में आधुनिक आलोचना ने विस्तार से विचार किया है। इसलिए संवेदना के जिस बिंदु में झकझोरने में भारतेंदु हिचके थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी क्षेत्र के पिछड़ेपन के निदान में वही अंगुली रखी है। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा ने, देखिए अपनी पुस्तक रामविलास शर्मा जी की ये पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में आचार्य द्विवेदी के रीतिवाद विरोधी अभियान को सही रेखांकित किए हैं। यह स्मरणीय है कि सरस्वती के जन्म के समय से ही, अर्थात स्वयं उसके संपादक बनने से पूर्व, वे एक और नायिका भेद की अप्रासंगिकता स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक ना होना चाहिए, इस पर बल देते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि ये दोनों स्थितियाँ तत्वतः एक है। यहाँ कविता और गद्य की भाषा के पार्थक्य को मिटाने की मांग एक निगाह में अंग्रेजी रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी दृष्टि सिद्धांत की याद दिला सकती है, पर वर्ड्सवर्थ के लिए मूल समस्या भाषा, लय और शब्द समूह की थी। आचार्य द्विवेदी की चिंता रीतिकालीन संस्कारों से मुक्ति पाने की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी यदि भाषा की व्यवस्था और साहित्यिक सुरुचि के नियमन में लगे हुए थे, तो मिश्र बंधु भी काव्य निर्णय के क्षेत्र में अपने को शास्ता की भूमिका में देख रहे थे। हिंदी नवरत्न 1910 का उल्लेख पहले हो चुका है, जो इस दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास था। यहाँ संपूर्ण हिंदी काव्य में से चुनकर सर्वश्रेष्ठ 9 कवियों को संकलित करके उनका श्रेणी विभाग किया और इसके लिए परीक्षा पद्धति के अनुसार अंक दिए गए। अपने आप ऐसी निर्णय पीठ बना लेने के पीछे किसी सीमा तक मिश्र बंधुओं को उस जमाने की उच्च शिक्षा यानी नवरत्न की समीक्षा करते हुए आचार्य द्विवेदी ने उल्लेख किया था। अंग्रेजी भाषा के उच्च शिक्षा पाए हुए पंडितों में हिंदी प्रेम का ना होना ही बहुत बड़ी बात है और वंशगत अभिजात्य भी कारक हुए होंगे, पर दोनों जगह अनुशासन प्रक्रिया भिन्न है। मिश्र बंधुओं के लिए निर्देशक सिद्धांत अधिकतर मध्ययुगीन काव्य मूल है, देव उनके प्रिय कवि हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी कविता की परख मूलतः समकालीन संदर्भों में करना चाहते हैं। हिंदी नवरत्न की ही दृष्टि आगे प्रकाशित मिश्र बंधु विनोद में सक्रिय होती है। यह आशंका महावीर प्रसाद द्विवेदी को पहले से है। नवरत्न की समीक्षा के उपसंहार में वे लिखते हैं, लेखकों ने यदि हिंदी का इतिहास लिखकर प्रकाशित करने की सूचना ना दी होती तो हम इतनी लंबी समालोचना लिखने की आवश्यकता भी ना समझते। अब यदि इस लेख में कुछ भी सार हो तो उसे ग्रहण करके लेखक महोदय हिंदी साहित्य के इतिहास को निर्दोष बनाने की चेष्टा करें और यदि ना हो तो जाने दें। मिश्र बंधु विनोद जो 1913 वृत्त और कवि कीर्तन से आरंभ होकर हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप लेता है, इसमें इसके लेखकों की रुचि नवरत्न में भी और विनोद में भी तुलना और निर्णय की है। आलोचना की जो दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से सहज जुड़ी हुई हैं। मिश्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र का कार्य आलोचना और साहित्य इतिहास के क्षेत्र में आरंभिक पर महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि आचार्य द्वय महावीर प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के व्यंग्य और कटुक्तियों के वे बराबर पात्र रहे हैं, जिसका मुख्य कारण शायद उनकी कठोर निर्णयात्मक मुद्रा हो, जो आलोचना की अपनी सुकुमार प्रक्रिया के बहुत अनुकूल नहीं पड़ती है। एक अन्य कारण मिश्र बंधुओं की साहित्यिक समझ से भी जुड़ा हो सकता है, जो रीतिकालीन संस्कारों से पोषित थे, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल विनोद लेखकों जैसी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा पाए बिना भी नए युग के आलोक में संपूर्ण साहित्य प्रक्रिया की व्याख्या में संलग्न थे। मिश्र बंधु संधिकालीन हिंदी क्षेत्र की उस मध्यवर्गीय मानसिकता के प्रतीक थे जहाँ भक्ति के लिए सुर तुलसी के पद अनिवार्य थे, तो सामान्य गृहस्थ जीवन यापन के लिए रीतिकालीन कवित्व सवैये विनोद के साधन थे। उनकी इसी रुचि का परिणाम था कि वे सुर तुलसी की टक्कर में ही देव को रखना चाहते थे, जो प्रतिज्ञा ना द्विवेदी को स्वीकार्य थी ना शुक्ल को। मिश्र बंधु यदि अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त थे तो इस युग के दूसरे प्रभावशाली आलोचक पदम सिंह शर्मा संस्कृत परंपरा के पंडित थे। मिश्र बंधु को प्रिय कवि देव थे और पदम सिंह शर्मा को बिहारी। यह ध्यान देने की बात है कि इस युग के आलोचकीय मानसिकता अधिकतर रीतिकालीन कविता के सहारे बनी थी। संस्कृत, उर्दू, फारसी और रीतिकालीन कविता के संस्कार जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पदम सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के माध्यम से अपने काव्य मूल्य स्थापित करना चाहते थे।
अन्य आलोचकों का झुकाव भी कुछ बदलते अनुपात में इसी प्रकार का था। मिश्र बंधु पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन की आलोचना प्रणाली के केंद्रीय कवि व्यक्तित्व थे देव बिहारी, मतीराम या केशव। अकेले महावीर प्रसाद द्विवेदी इस धारा से अलग थे। हिंदी नवरत्न की समीक्षा करते हुए वे पुराणों में सूर और तुलसी को महत्व देते हैं। याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न की समीक्षा करते हुए वह सूर और तुलसी को महत्व देते हैं। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी में यदि कोई कवि रत्न कहे जाने योग्य कवि या महाकवि हुए हैं तो वे सूर और तुलसी ही हैं। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यायों में हरीशचंद्र को, जिन हरीशचंद्र ने भिन्न भिन्न विषयों के कितने ही गद्य पद्यात्मक काव्य, नाटक और इतिहास आदि लिखे और जिनकी बदौलत हिंदी भाषा ने एक नया रूप पाया। कहना न होगा कि हिंदी आलोचना जिसके समर्थ प्रतिनिधि आगे चल रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, आचार्य द्विवेदी के ही मार्ग पर चलती है। आचार्य शुक्ल ने सुर तुलसी और भारत हिंदू तीनों को स्वतंत्र आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। शुक्ल ने, देखिएगा, किन तीन लोगों का? सुर तुलसी और भारत हिंदू तीनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। पदम सिंह शर्मा के आलोचकीय व्यक्तित्व में कई तत्वों का बड़ा विलक्षण संयोग हुआ था। वे आर्य समाज के उपदेशक थे, संस्कृत साहित्य के पंडित और फारसी उर्दू काव्य के अच्छे मर्मज्ञ और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के सहृदय अध्येता। आलोचक का पहला गुण सहृदयता उनके प्रचुर मात्रा में था और स्वभाव से विद्या व्यसनी न होने के नाते उनका अध्ययन अत्यंत व्यापक था। बिहारी सतसई नाम से 2 भागों में उन्होंने सतसई का अध्ययन बड़े सहृदय पांडित्य के साथ प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा कि बिहारी सतसई 2 भागों में उन्होंने करवाया था पदम सिंह शर्मा ने। पांडित्य के साथ प्रस्तुत किया था। मिश्र बंधुओं ने जहाँ देव को महत्व दिया था वहाँ पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को रखा है। समकालीनों में उन्होंने ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न और नवनीत लाल चतुर्वेदी के आलोचनात्मक परिचय लिखा और प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर इलाहाबादी का अमीर खुसरो के फारसी काव्य का विस्तृत अध्ययन उन्होंने एक लंबे निबंध में प्रस्तुत किया। ऐसे व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप तुलनात्मक विवेचना वे जगह जगह करते चलते हैं। खुसरो के सिर पर उन्हें बिहारी का दोहा याद आता है। याद रखिएगा कि खुसरो के सिर पर पदम सिंह शर्मा को बिहारी का दोहा याद आता है। और बिहारी के प्रसंग में प्राकृत काव्य, पाली संस्कृत नहीं, प्राकृत काव्य, ब्रज भी नहीं, प्राकृत काव्य अनेक भाषाओं में लिखी होने पर भी उनके लिए कविता की एक सत्ता एक है। पर इतनी व्यापक सहृदयता के बावजूद आधुनिक खड़ी बोली काव्य के लिए उनके मन में रुझान नहीं बना। आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने काव्य गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी के प्रसंग में लिखते हुए पदम सिंह शर्मा कहते हैं, आपके मुख से ब्रज भाषा की रस भरी कविता सुनकर मन मस्त हो जाता है और आजकल के गुले नौबहार यानी कविता बसंत वाटिका के नए फूल सचमुच निर्गंधा इस किंसुका से प्रतीत होने लगते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर अधिवेशन के समय भी भाषण में उन्होंने नवीन कविता के प्रति अपना अविश्वास स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था। कविता में परिवर्तन खंड के अंतर्गत उन्होंने कहा, हिंदी की नवीन कविता में भाषा, भाव, शैली सभी कुछ नया है, अपरिचित है। वह कुछ कह रहे हैं, यह तो सुन पड़ता है, पर क्या कह रहे हैं यह समझ में नहीं आता। इस अभिभाषण ने उस समय के नए कवियों और आलोचकों को काफ़ी उत्तेजित किया था। रामनाथ लाल सुमन ने निराला को 1928 के एक पत्र में लिखा था, तुम अभिभाषण के विस्तृत समालोचना लिखो, मुझे तो मेरे मित्र 2-1 महीना चुप रहने को कह रहे हैं, यद्यपि कुछ लिखना मुझे आवश्यक जान पड़ रहा है। अब आते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र ने व्यवस्थित आलोचना के क्रम में रीतिकालीन कवियों पर अध्ययन प्रस्तुत किए, पर माधुरी और समालोचक जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते हुए वे समकालीन साहित्य और उसके विवादों में के सीधे संपर्क में रहे। 1926 से 30 के बीच छायावाद संबंधी चर्चा परिचर्चा जब अपने तीव्रतम रूप में थी, तब वे भी एक संपादक के रूप में उसमें भागीदारी कर रहे थे। निराला के प्रसिद्ध लेखमाला पंत जी और पल्लव इन्हीं के कार्यालय में माधुरी में प्रकाशित हुई थी। देखिएगा, निराला के जब लेख था पंत जी और पल्लव, ये जो कृष्ण बिहारी मिश्र जी की
कार्यालय जो है इनका माधुरी में प्रकाशित हुई थी। मिश्र बंधुओं ने अपने काव्य निर्णय में देह को केंद्र में रखा था। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी शीर्षक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके पदम सिंह शर्मा के तर्कों का प्रत्याख्यान किया और देव बिहारी विवाद में एक नए धरातल पर पहुंचाया। देव बिहारी बिहाद को ये एक नए धरातल पर पहुंचा दिए थे। मतीराम ग्रंथावली की भूमिका में रीति काव्य के वैशिष्ट्य को मतीराम के माध्यम से और रेखांकित करने का प्रयास किया गया। इस भूमिका में मतीराम की काव्य भाषा को आलोचक ने कई दृष्टियों से परखा है और अंततः वह इस निर्णय पर पहुंचता है, इस भाषा के कवियों में जहाँ तक भाषा सौंदर्य का संबंध है वहाँ तक कविवर मतीराम जी से पढ़कर अच्छी भाषा लिखने में कोई भी कवि समर्थ नहीं हुआ है। इसके कहने में हमें कुछ भी संकोच नहीं कि सुर तुलसी, देव बिहारी और पद्माकर आदि कोई भी कवि भाषा सौंदर्य में मतीराम को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। महत्वपूर्ण है। आगे है, इसके पूर्व भूमिका लेखक ने कविता की भाषा के संबंध में अपना सामान्य मंतव्य इस प्रकार प्रकट किया है। कविता की भाषा में लचकीलापन, सामंजस्यपूर्ण भाषा प्रवाह और अलंकार प्रस्फुटन की पात्रता होनी चाहिए। 50 वर्ष पूर्व निर्धारित काव्य भाषा की इस कसौटी से मतभेद हो सकता है या इसे और परिष्कृत किया जा सकता है। मतीराम की काव्य भाषा की श्रेष्ठता के बारे में कृष्ण बिहारी मिश्र का जो मत है उसके संबंध में भी आज अतिरंजित प्रशंसा का भाव लग सकता है। पर इन टिप्पणियों से इतना स्पष्ट है कि मतीराम की काव्य भाषा को जिस रूप में सराहना के लिए उठाया गया है वह चुनाव सही है। तुलनात्मक आलोचना को पुरस्कृत करने वाले आलोचकों की स्वयं तुलना करके इस प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जो साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के विवाद के अंतिम चरण में लाला भगवान दीन आते हैं, जिन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र की देव बिहारी के जवाब में बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी है। इसके अतिरिक्त कई रीतिकालीन काव्यों में उन्होंने टीकाएं लिखी और उनका संपादन किया। इनमें से केशव दास की रामचंद्रिका की टीका विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई है। इस युग के आलोचकों की मानसिकता अधिकतर रीतिकालीन काव्य से बनी। इसका एक कारण यह भी था कि रीति ग्रंथों में जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत कथन था उसका व्यावहारिक प्रयोग उन्हीं कवियों पर किया जाए यह सगम भी था और एक तरह से तर्कपूर्ण भी। व्यावहारिक आलोचना के कुछ नए तत्व इन आलोचकों ने अपनी ओर से जोड़े, पर मुख्यतः ढांचा पुराना ही था। इस दौर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि सिद्धांत चर्चा के आगे व्यावहारिक आलोचना का एक आधार तैयार हो गया। भले ही आलोचना की प्रणाली यहाँ प्रभाव अभिव्यंजक, तुलनापरक और निर्णयात्मक थी, रचना के अपने वैशिष्ट्य का विश्लेषण और उसका मूल्यांकन अगले चरण में विकसित होने के लिए रहे। छायावाद युग को रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक मिला तो यह दोनों ओर से औचित्यपूर्ण था। उन्होंने हर रूप में आलोचना को आधुनिक बनाया। शास्त्र और द्विवेदी युग इन कोरे रचनाकार के संदर्भ से हटकर उन्होंने रचना को अपने विवेचन का केंद्र बिंदु बनाया, जिसके लिए इतिवृत्त कथन से आगे संश्लिष्ट छायावादी विधान ने अपने को प्रस्तुत किया। रामचंद्र शुक्ल ना संस्कृत के पंडित थे और ना उनके पास अंग्रेजी की डिग्री थी। अपनी मानसिकता बनाने में उन पर कोई दबाव न था। इन दोनों प्रतिष्ठित भाषाओं का ज्ञान उन्हें ऐसा था कि उनसे काम भर की सामग्री वे बराबर ले सकते थे। अंग्रेजी में तो वे तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रों में लिखते भी थे और उससे उन्होंने अनुवाद भी कई प्रकार के किए थे। अंग्रेजी के अलावा कुछ थोड़ा अनुवाद बांग्ला से किया था, पर संस्कृत ज्ञान उनका शायद ऐसा व्यवस्थित न था कि वहाँ से कुछ अनुवाद करते। स्फुट लेखन उन्होंने सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका में आरंभ किया था। सरस्वती पत्रिका के एकदम आरंभिक वर्षों में कई निबंध साहित्य और कविता के सामान्य स्वरूप पर प्रकाशित होते हैं। हिंदी काव्य श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी मिश्र, कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य रामचंद्र शुक्ल, कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पृष्ठभूमि में रामचंद्र शुक्ल का निबंध आता है, कविता क्या है, 1909 में सरस्वती में। अपनी युवावस्था के आरंभिक दिनों में उन्होंने जो यह प्रश्न छेड़ा, परिपक्वावस्था तक वे जैसे वे अपने इसी प्रश्न और उसके उत्तर दोनों का परिष्कार करते रहे। कई बार इस बुनियादी निबंध को लिखकर और संवारकर तथा वीरगाथा काव्य से लेकर 1940 में उत्तर छायावादी काव्य के व्यावहारिक विवेचन तक। यहाँ पे
देखिए यहाँ पे शुक्ल जी के लिए बोल रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कि शुक्ल जी ने जो अपनी आयु अवस्था के आरंभिक दिनों में ही उन्होंने जो ये प्रश्न छेड़ दिया था कविता क्या है, तो जब वे परिपक्व हुए थे, परिपक्व अवस्था तक वे वैसे जैसे वे अपने इसी प्रश्न और उसके उत्तर दोनों का परिष्कार करते रहे हैं। कई बार इस बुनियादी निबंध को लिखकर और संवारकर तथा वीर गाथा काव्य से लेकर 1940 में उत्तर छायावादी काव्य के व्यवहारिक विवेचन तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध, कवि और कविता से वे असंतुष्ट थे। यह बात उन्होंने अपने इतिहास में स्पष्ट कर दी है। इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। मिश्र बंधुओं की आलोचनात्मक क्षमता के प्रशंसक वे कभी रहे नहीं। यह 10 बरस तक सरस्वती के विचारों की हाट देखकर उन्होंने अपनी भी चिंतन सामग्री वहाँ सजा दी, तो तभी से बराबर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखन या कि इतिहास में कई ही साहित्येतर मानदंड स्वीकार नहीं किए। उनकी प्रिय रचना तुलसी की रामचरितमानस सही और अधिकतर उसी में से उन्होंने अपने काव्यमूल में विकसित किए। यहाँ देखिए ये महत्वपूर्ण लाइन है कि आलोचनात्मक लेखन में शुक्ल जी ने कभी भी इतिहास में कहीं साहित्येतर मानदंड स्वीकार नहीं किए थे। जिस रचना के बारे में स्वयं कवि ने कहा है, एही मह रघुपति नाम उदारा। विलक्षण बात यह है कि इसके बावजूद उन्होंने अध्यात्म को काव्य और कला का विवेचन में कहीं प्रासंगिक नहीं माना। अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था में वे लिखते हैं, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं जरूरत नहीं है। दूसरी और नीरे उपयोगितावाद की कसौटी भी वे अस्वीकार कर देते हैं। अपने चिंतन के केंद्रीय निबंध कविता क्या है में वे स्पष्ट कहते हैं, सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही तो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर है। इस प्रकार अध्यात्म और उपयोगितावाद दोनों ओर के दबाव से रचना को मुक्त करके उसे अपने स्वायत्त रूप में प्रतिष्ठित किया, जैसा संकेत किया गया। अपने विवेचन में न तो वे क्लासिक चिंतन प्रणाली के अनुसार शास्त्र को प्रधानता देते हैं, न रोमांटिक भावधारा के अनुकूल रचनाकार को। वे आधुनिक साहित्य चिंतन के क्रम में रचना को केंद्र में रखते हैं। यहाँ भी वे अतिरिक्त सावधानी यह बरतते हैं कि महत्व रचना का रहे, ना कि रचना के पाठ का, जैसा कि इधर कई नए समीक्षक आग्रह करते दिखाई देते हैं। वे इस आत्यंतिक प्रणाली से परिचित थे, जिसके अंतर्गत कृति की सत्ता कवि और श्रोता या पाठक दोनों में स्वतंत्र ठहराई जाने लगी। कृति की ऐसी स्वतंत्र सत्ता आचार्य शुक्ल को स्वीकार्य नहीं है। वे रचना को स्वायत्त मानते हैं, स्वतंत्र नहीं। कवि, समाज, श्रोता या पाठक और कृति के अंतर प्रक्रिया में वे कृति या रचना को आलोचना के केंद्र में रखना चाहते हैं। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के काव्य विवेचन में रचना की स्वायत्त सत्ता है, न कि आध्यात्म से बाधित, न उपयोगितावाद से, पर दूसरी ओर वह अपने रचनाकार और समाज से स्वतंत्र नहीं है। आलोचना की तरह ही अपने इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल किसी साहित्येतर आधार को स्वीकार नहीं करते। यहाँ देखिए इतिहास लेखन में आलोचना की ही तरह इतिहास लेखन में भी शुक्ल जी क्या कहते हैं, साहित्येतर आधार को स्वीकार नहीं करते। आदिकाल के विविध मुखी साहित्य को उन्होंने केंद्र में वीरगाथा काव्य को रखा, जो सच्चे अर्थों में ऐहिक काव्य है। परवर्ती कई इतिहासकारों ने जैनों, सिद्धों और नाथों के साहित्य को अधिक महत्व देना चाहा, पर आचार्य शुक्ल की दृष्टि में वह धार्मिक और सांप्रदायिक काव्य है और इस दृष्टि से साहित्य की केंद्रीय प्रकृति को प्रकट नहीं करता। आदिकाल में जैसे वे धर्म और अध्यात्म के आक्रांतकारी प्रभाव के प्रति सजग हैं, आधुनिक काल में वैसे ही राजनीति के। आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल किया, जैन बौद्ध काल या कि सिद्ध सामंत काल नहीं। आधुनिक काल का नाम उसी न्याय से दिया, गद्य काल, स्वतंत्र संघर्ष काल या कि पुनर्जागरण काल नहीं। आधुनिक काल के अंतर्गत राजनैतिक आग्रहों से मुक्त रहने की विशेष चिंता वे अब तब करते हैं जब उपन्यास साहित्य के विवेचन में प्रवृत्त होते हैं। गद्य साहित्य की वर्तमान गति के अंतर्गत उपन्यास कहानी पर विचार करते हुए वे लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर आप देखना चाहिए।
केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही ना चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए सदा, इसके उसके इशारों पर ही नहीं नाचना चाहिए। रोचक बात, यहाँ से रोचक बात से हम आगे करेंगे। एक कक्षा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।